नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 10 नवंबर 2020 8 नई नोटिफिकेशंस इशू की गई और उन सभी नोटिफिकेशंस में बेसिकली GSTR 3B GSTR 1 को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट्स किए गए। तो यहाँ पर हम उन सभी अपडेट्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 नवंबर 2020 को जितनी भी नई नोटिफिकेशन इशू की गई वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और सभी लेटेस्ट अपडेट्स इंपॉर्टेंट फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 81/2020 की, तो बेसिकली जिसके अंदर कहा गया कि सेक्शन 97 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, तो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2019 के काफ़ी सारे सेक्शंस थे जो टाइम टू टाइम नोटिफाई किए जा रहे हैं। उनमें से एक सेक्शन है सेक्शन 97 जो कि एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 10th of नवंबर 2020। बेसिकली जिसके अंदर बात की गई है GSTR 3B की। तो यहां पर कहा गया है कि जिन लोगों को भी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी होगी गवर्नमेंट उनके लिए फॉर्म, मैनर और पीरियड स्पेसिफाई करेगी। तो बेसिकली इसी पावर को यूज करते हुए सेक्शन 97 के जरिए बेसिकली सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट के अंदर कुछ बदलाव किया गया और इस बदलाव के बाद सेक्शन 39 की पावर यूज करते हुए GSTR 3B के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 81 के बाद नोटिफिकेशन नंबर 82, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 के अंदर बेसिकली कुछ CGST रूल्स को अमेंड किया गया है। तो यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स को अमेंड किया गया है जिसको नाम दिया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल्स 2020। इसके अंदर जो बदलाव किया गया, सबसे पहले बताया गया कि फॉर्म GSTR 1 जो कि फाइल करना होता है मंथली बेसिस पर और साथ ही क्वार्टरली बेसिस पर। कुछ लोगों के लिए मंथली बेसिस पर GSTR 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक मेजर बदलाव किया गया उन लोगों के लिए जिनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि अभी तक हम देखते थे कि जिस भी क्वार्टर के लिए GSTR 1 फाइल करनी होती थी उस क्वार्टर के एंड होने के बाद जो भी नेक्स्ट मंथ आता था एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक GSTR 1 फाइल करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेसिकली जो भी क्वार्टर एंड होगा, फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च के लिए GSTR 1 फाइल करनी होगी 13th ऑफ अप्रैल तक। तो यहां पर ये ऑलरेडी नोटिफाई किया जा चुका था। तो अगर आप देखेंगे 13th ऑफ अप्रैल, तो जनवरी टू मार्च के लिए GSTR 1 फाइल करनी थी 13th ऑफ अप्रैल तक, जिन लोगों को भी क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी। और जिन लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी उनके लिए 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है ड्यू डेट रखी गई थी। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा बदलाव किया गया। बड़े बदलाव के तहत कहा गया कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च इन 3 महीनों के लिए जो आप GSTR 1 फाइल करने वाले थे 13th ऑफ अप्रैल तक, अब उसमें यहां पर एक फैसिलिटी आपको दी गई। फैसिलिटी दी गई कि जो जनवरी मंथ की आउटवर्ड सप्लाई डिटेल है वो आप जो है मंथली बेसिस पर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। फरवरी के लिए भी आप जो है मंथली बेसिस पर आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल रिपोर्ट कर सकते हैं। और मार्च के अंदर जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पर, तब जो ऑलरेडी आप जनवरी, फरवरी मंथ के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं आपको मार्च मंथ में वो रिपोर्ट नहीं करना होगा। तो यहां पर बेसिकली एक फैसिलिटी दी गई जिसको कहा गया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF। तो बेसिकली
क्या होता था, क्वार्टरली लोग जो GSTR 1 फाइल करते थे, ऐसे में जो बायर होता था, जो उनसे परचेज करता था, उनके GSTR 2A में वो सभी इनवर्ड सप्लाईज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर रिफ्लेक्ट होती थी, जिसकी वजह से उनको ITC लेने में, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत होती थी। तो कुछ इस वजह से यहां पर एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी गई, जिसमें अब क्या होगा, अब आपको क्वार्टर एंड तक वेट नहीं करना होगा, आप मंथली बेसिस पर इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को GSTR 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं दिखाई देता था, अब उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब उनको वो ITC दिखाई देगा अगर सप्लायर मंथली बेसिस पर इनवॉइस अपलोड कर देता है। The registered person required to furnish for every quarter under proviso to subsection 39 subsection 1 may furnish the detail of such outward supply of goods or services to a registered person as he may consider necessary for the first and second month of a quarter up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the month। हर महीने के लिए 50 लाख रुपए तक की सप्लाई के इनवॉइसेस अपलोड किए जा सकते हैं यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हियर इन दिस नोटिफिकेशन रेफर टू एज द IFF। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यहां पर दी गई ऑन द कॉमन पोर्टल ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 26 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल द 13th डे ऑफ द सेड मंथ। तो जनवरी के लिए जो है यह इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हैं 1 फरवरी से 13 फरवरी 13 फरवरी तक। फरवरी के लिए आप 1 मार्च से 13 मार्च, और मार्च तक की क्यूमुलेटिव रिटर्न्स आपको 13 अप्रैल तक फाइल ही करनी है। तो ऐसे में इस तरह आप जो है अब अपने इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड यूजिंग द IFF फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ shall not be furnished in form GSTR 1 for the said quarter। तो अगर आप ऑलरेडी मंथली बेसिस पर इनवॉइस अपलोड कर चुके हैं, तो ऐसे में जब आप क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 1 फाइल करेंगे तो वो आपको अलग से रिपोर्ट नहीं करने होंगे। उसके बाद बताया गया कि जो मैनर रहेगा, किस तरह आप जो है इन इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे। तो यहां पर बताया गया आपको इनवॉइस वॉइस डिटेल देनी होगी जो आपने B2B सप्लाई की है, दैट मीन्स जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, भले ही वो इंटरस्टेट सप्लाई है, भले ही वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो यहां पर इनवॉइस वॉइस डिटेल आप अपलोड करेंगे इन केस ऑफ B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और अगर B2C ट्रांजेक्शंस है तो ऐसे में अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है, मोर देन 2.5 लाख 2,50,000 रुपए से ज़्यादा की इनवॉइस वैल्यू है, तो ऐसे में वो आपको रिपोर्ट करनी होगी इनवॉइस वाइज। उसके बाद जो बाकी सप्लाई बच जाती हैं वो आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स देनी होंगी, जैसा कि आप करंटली GSTR 1 में भी करते हैं। जो आपने इंट्रास्टेट सप्लाई की है, विद इन द सेम स्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, दैट मीन्स B2C सेल जो है इंट्रास्टेट, वो आपको टैक्स रेट वाइज जो है फर्निश करनी होगी। और इंटरस्टेट सप्लाई जो आपने की है विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 लाख रुपीज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। तो जो भी आपने 2,50,000 रुपए से ज़्यादा की सप्लाई की है हैविंग इनवॉइसिंग वैल्यू, तो ऐसे में रेट वाइज आपको जो है वो फर्निश करनी होगी। उसके बाद यहां पर बताया गया द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्निश्ड यूजिंग द IFF फैसिलिटी शैल इंक्लूड द इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर IFF फैसिलिटी के द्वारा आप बेसिकली जो इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं वो कर सकते हैं रिगार्डिंग B2B ट्रांजेक्शंस। उसके अलावा अगर इन B2B ट्रांजेक्शंस के लिए आपने कोई डेबिट नोट या फिर कोई क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बताया गया कि जो रूल 60 है उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। बेसिकली जिसके अंदर बताया गया है कि इस IFF फैसिलिटी के जरिए जो भी सप्लायर जो भी इनवॉइसेस अपलोड करेगा वो बायर के जो है रेसिपिएंट के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर कहा गया द डिटेल ऑफ
outward supplies furnished by supplier in form GSTR1 or using IFF shall be made available electronically to the concerned registered person or recipient in part A of form GSTR2A। तो ये आप ध्यान रखें, अब GSTR2A में जो भी सप्लायर IFF फैसिलिटी के द्वारा इनवॉइसेस अपलोड करेगा वो भी दिखाई देंगे, जिससे बहुत सारे रेसिपिएंट को बहुत बेनिफिट होगा, उनका ITC मंथली बेसिस पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया फॉर्म GSTR2B के रिगार्डिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, एक ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट होती है, एक स्टैटिक स्टेटमेंट होती है जो बेसिकली चेंज नहीं होती है, एक पर्टिकुलर डेट पर जनरेट की जाती है, जिसके बेसिस पर आप अपनी जो है GSTR3B फाइल करेंगे। एक इस IFF फैसिलिटी को बेसिकली लाने का एक पर्पज़ और ये भी था कि अब जो है GSTR3B वो बेसिकली आपकी ऑटो ड्राफ्ट रहेगी। आने वाले समय में आपकी GSTR1 से जो है आपकी सप्लाई जो है रिपोर्ट की जाएगी, आपकी टैक्स अमाउंट रिपोर्ट की जाएगी, और GSTR2B के बेसिस पर आपका ITC रिपोर्ट किया जाएगा, और इन दोनों के बेसिस पर आपकी जो है GSTR3B प्रिपेयर की जाएगी। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है मेजर बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया द स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR2B फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर ए डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ इन द IFF बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉर एवरी क्वार्टर। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी जो GSTR2B जनरेट की जाएगी वो जनरेट की जाएगी 13th ऑफ डे के बाद, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप IFF फैसिलिटी का यूज करेंगे, इनवॉइस अपलोड करेंगे, और 13th डे के बाद जितने भी इनवॉइसेस अपलोड हो चुके होंगे उनके बेसिस पर फॉर्म GSTR2B जनरेट किया जाएगा, और इसी फॉर्म GSTR2B के बेस पर आप जो है अपना ITC क्लेम करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR3B। तो ये बेसिकली जो है बड़े बदलाव किए गए। उसके अलावा रूल 61 में सब रूल 5 को यहाँ पर जो है इंसर्ट सब रूल 6 को यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली बताया गया कि जो GSTR3B है अब वो 5 करोड़ रुपीस तक जो है अब आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, और पेमेंट जो है वो आप मंथली बेसिस पर करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देखते थे, GSTR3B हमें मंथली बेसिस पर जो है फाइल करना होता था। इसमें हमने देखा था जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होती है वो जो लोग हैं वो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक अपनी GSTR3B फाइल करते हैं, लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए यहाँ पर एक स्टैगर्ड मैनर के तहत 22 तारीख और 24 तारीख 22nd और 24th, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स बनाए गए थे, कैटेगरी 1 स्टेट्स और कैटेगरी 2 स्टेट्स। कैटेगरी 1 स्टेट्स के लिए जो है 22nd जो है ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है ड्यू डेट रहती थी, और कैटेगरी स्टेट 2 के लिए जो है 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है वो आपकी ड्यू डेट रहती थी। तो यहाँ पर एक बदलाव किया गया है कि GSTR3B के लिए अब जो है 5 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर दी गई है, क्वार्टरली बेसिस पर जो है GSTR3B फाइल कर पाएंगे, हालांकि जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस पर ही करनी होगी। Every registered person other than a person referred to section 14 of the IGST Act or input service distributor or NRTP non-resident taxable person or a composition dealer or a TDS deductor as the case may be under section 52 shall furnish a return in form GSTR3B। तो इनके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वो GSTR3B फाइल करेंगे either through common portal or through a facilitation center on or before the 20th day of the month succeeding such period। तो 20 तारीख से पहले वो जो है रिटर्न फाइल करनी होगी। हालांकि प्रोवाइडेड दैट फॉर टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप, the return in form GSTR3B of the said rules for the month of October 20 to March 21
shall be furnished electronically through the common portal on or before the 22nd day। तो 22 तारीख तक जो है वो रिटर्न फाइल करनी होगी मार्च 2021 तक की। लेकिन हम देखेंगे 1 जनवरी 2021 से यहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर ए taxpayer having an aggregate turnover of up to 5 crore rupees in the previous financial year whose principal place of business is in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union Territory of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in Form GSTR 3B of the said rules for the month of October 20 to March 21 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 24th day of the month succeeding such month। तो 24 तारीख तक जो है कैटेगरी 2 स्टेट्स के जो लोग हैं वो GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं रूल 61 की। तो यहां पर रूल 61 को सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से रूल सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहां पर कहा गया Proviso to subsection 1 of section 39 for each quarter or part thereof for the class of registered persons mentioned in column 2 of the table given below on or before the date mentioned in the corresponding entry। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कैटेगरी 1 स्टेट्स हैं S1 और S2, तो यहाँ पर 22nd डे जो बताया गया और 24th डे जो है बताया गया ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो अब यहाँ पर जो क्वार्टरली बेसिस पर जो है GSTR 3B फाइल होगी जिसमें कहा गया कि क्वार्टर का जो सक्सीडिंग मंथ होगा, फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर है उसके लिए 22 अप्रैल तक जो है GSTR 3B फाइल करनी होगी और जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए 24 अप्रैल तक जो है GSTR 3B फाइल करनी होगी स्टेट 1 कैटेगरी और स्टेट 2 कैटेगरी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश return under subrule 1 shall subject to the provision of section 49 discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount by debiting the electronic cash ledger or credit ledger and include in the details in form GSTR 3B। तो जो है सेम मैनर में जैसे आप पहले पेमेंट करते थे सेक्शन 49 के जरिए वो आपको पेमेंट्स करनी होगी और अपनी फॉर्म GSTR 3B फाइल करनी होगी। हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म GSTR 3B के जरिए जो इंटरेस्ट पेनल्टी पे होगी वो मंथली बेसिस पर आपको करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न। तो यहाँ पर मैनर बताया गया है किस तरह आप जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग को ऑप्ट करेंगे। तो यहां पर कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर शैल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस। तो सबसे पहले तो यहां पर क्लियर कर दिया गया जिनकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए जो है मंथली बेसिस पर ही रिटर्न फाइल करनी होगी। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। तो ऐसे में कहा गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू फर्निश रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। तो यहाँ पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजो है उसके तहत यह पावर दी गई है। और अभी हमने देखा था फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 के तहत जो सेक्शन 97 है जो कि एप्लीकेबल कर दिया गया है 10 नवंबर 2020 से, उसके तहत यह सेक्शन लाया गया और इसकी पावर यूज करते हुए जो है रूल 61A इंसर्ट किया गया जिसके अंदर कहा गया कि इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस नोटिफाइड इन दिस रिगार्ड इंडिकेट हिज प्रेफरेंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल। तो जिस तरह अब तक आप GSTR 1 के लिए प्रेफरेंस देते थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या फिर मंथली GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, उसी तरह अब आपको GSTR 3B के लिए भी एक प्रेफरेंस जो है फर्निश करनी होगी कि आप जो है जो GSTR 3B है वो मंथली बेसिस पर फाइल करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली बेसिस पर। और ये आपको किया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। तो जो सेकेंड मंथ
जो भी क्वार्टर का होगा उसके पहला दिन जो होगा उससे आपको जो है यह फर्निश करनी होगी अपनी प्रेफरेंस टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं बात करूं अप्रैल 2000 जनवरी 2020 टू मार्च 2020 का जो क्वार्टर है 21 का जो क्वार्टर है, अगर मुझे उसके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 3B ऑप्ट करनी है तो इसके लिए कहा गया कि इसका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर होगा, प्रीसीडिंग क्वार्टर जो कि होगा अक्टूबर 19 टू दिसंबर 19, तो सॉरी यहां पर अक्टूबर 20 टू दिसंबर 20 लेना होगा और जनवरी 21 टू मार्च 21। तो अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का जो भी क्वार्टर होगा इसमें कहा गया कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ, तो यहां पर 1 नवंबर से लेकर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो यहां पर जनवरी 31 जनवरी, तो ये आपको पीरियड दिया गया 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक का, जिसके बीच आपको यह प्रेफरेंस सबमिट करनी होगी कि आप जो है क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तो एक बार आप यह प्रेफरेंस सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप क्वार्टरली बेसिस पर ही अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। अनलेस becomes ineligible for furnishing the return on a quarterly basis, या तो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है और आप क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप जो है मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बताया गया कि किस मैनर में आप जो है अपनी जीएसटीआर 3B क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है फॉर्म जीएसटीआर 2B का जो फॉर्म है उसको नोटिफाई किया गया है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 82 आपकी जो है कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली इसके अंदर बताया गया पहले तो कि अभी जो आप मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं वो किस तरह करते हैं, और क्वार्टरली बेसिस पर जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उसके लिए आप कैसे स्विच करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 83 जो है वो इशू की गई, जिसमें बेसिकली कहा गया कि जीएसटीआर 1 जो है आपको 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दी सच मंथ बेसिस पर फाइल करनी होगी अगर जो है आप मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है तो 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो 13 तारीख जो है नेक्स्ट क्वार्टर की, फॉर एग्जांपल जनवरी 21 टू मार्च 21 के लिए आपको जो है 13th ऑफ अप्रैल तक जो है जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। नोटिफिकेशन नंबर 84 के अंदर बताया गया कि जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हु हैव ऑप्टेड टू फर्निश ए रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 61A। तो यहाँ पर रूल 61A का हवाला दिया गया है। दैट मीन्स अगर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जिन्होंने क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए ऑप्ट कर लिया है, अब उनको क्या प्रोसीजर फाइल करना हो। तो यहां पर दे विल फर्निश ए रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर फ्रॉम जनवरी 21 ऑनवर्ड्स। तो जनवरी 2021 से आपकी जो है क्वार्टरली जीएसटीआर 3B एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसके लिए यहां पर कहा गया कि सबसे पहले तो क्या करना होगा, द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन हैज बीन फर्निश्ड। तो आप क्वार्टरली जीएसटीआर 3B तभी ऑप्ट कर पाएंगे जब आप उसको ऑप्ट करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले महीने की जो भी रिटर्न है वो फाइल हो जानी चाहिए। सेकंड बताया गया वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस दे शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड अनलेस दे रिवाइज द सेम। तो यहाँ पर अगेन वही बात बताई गई कि आप जब तक क्वार्टरली बेसिस पर ही जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे जब तक कि या तो आप मंथली बेसिस पर स्विच नहीं कर देते या फिर आप इनएलिजिबल नहीं हो जाते। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया टेबुलर फॉर्म में कि जिनकी जीएसटीआर 1 जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वो क्वार्टरली रिटर्न के लिए ही जो है उनका ऑप्शन है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक है और जो मंथली बेसिस पर फाइल करना चाहते हैं तो वो मंथली रिटर्न ऑप्ट करेंगे, और जिनकी भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है अब उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन दे दिया गया है। तो
तो यहाँ पर फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन फेलिंग इन द क्लास specified in column number 2 of the table below who has furnished the return for the period October 20 on or before 30 November, it shall be deemed that they have opted under sub rule 1 of rule 61A of the said rule for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column number 3. तो बेसिकली जिन्होंने भी जो है अक्टूबर 2020 तक की जो है रिटर्न फाइल कर दी है ऑन और बिफोर 30 नवंबर, तो यहाँ पर अक्टूबर महीने की रिटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइल करना, जो भी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B के लिए जाना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी 30 नवंबर तक अक्टूबर 2020 तक की रिटर्न फाइल कर दी है तो उनके लिए इट शैल बी डीम्ड दैट दे हैव ऑप्टेड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 61A ऑफ द सेड रूल्स फॉर द मंथली और क्वार्टरली। तो जैसा भी ऑप्ट करेंगे उस बेसिस पर जो है जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक थी और जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर दी है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। जिनकी भी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है लेकिन जिन्होंने मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए ऑप्ट किया है वो मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करेंगे, और जिनकी भी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 85 में बताया गया है कि जिन लोगों ने भी जीएसटीआर 3B क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने के लिए चूज किया है वो किस तरह अपने टैक्स की पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या करना होगा, आपको मंथली बेसिस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी होगी। उसमें से जितना भी आपका आईटीसी है वो आप लेस करेंगे और जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आप पे करेंगे और जो है डिस्चार्ज करेंगे। तो यहां पर कहा गया है कि फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where the tax liability is nil। तो यहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलाकर इतना बैलेंस है जितनी आपकी फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी बनती है तो ऐसे में आप जो है वो पे करेंगे, और अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो वो भी आप डिक्लेयर करेंगे। उसी तरह सेकंड मंथ की जब आपकी लायबिलिटी आएगी तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर फर्स्ट और सेकंड मंथ की जो है वो लायबिलिटी आपकी क्यूमुलेट की जाएगी और उतना बैलेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप को एक स्कीम दी जाएगी कि अगर आप जो है इसके तहत अपना टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में कहा गया कि आप एक स्कीम फॉलो कर सकते हैं। उस स्कीम के तहत आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो आपने कैश लेजर के जरिए पे की है, कैश लेजर के जरिए पे की है इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के अंदर, तो उसका 35% जो है आप पे कर सकते हैं फॉर द 35% of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly। तो यहाँ पर 35% जो है आपने जो प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर जितना भी कैश लेजर के जरिए टैक्स पे किया है उसका 35% जो है आपको फर्स्ट मंथ के लिए पे करना होगा। Secondly, the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter। तो अगर मान लीजिए आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे उससे पहले, तो जो लास्ट मंथ में आपने जितना भी कैश लेजर के जरिए जो टैक्स पे किया है वो आप जो है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर पे कर सकते हैं। तो यहां पर एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है फॉर द फर्स्ट और सेकंड मंथ। हालांकि एक सर्कुलर इशू किया गया है, उस सर्कुलर के अंदर और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है किस तरह आप इस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया या तो आप स्पेशल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं या फिर आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके बेसिस पर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उतना बैलेंस सफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली पेमेंट के रिगार्डिंग बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 के जरिए। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 86 इशू की गई जिसमें बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 को कैंसिल किया गया है। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन नंबर 76 की, तो नोटिफिकेशन नंबर 76 में बेसिकली जीएसटीआर 3B के लिए ड्यू डेट डिक्लेयर की गई थी। हालांकि अब जो नई ड्यू डेट्स है उसके तहत 1 जनवरी 2021 से जो है क्वार्टरली रिटर्न का भी ऑप्शन आ चुका है, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 87 में बताया गया है फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 जिनको भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी जुलाई 20 टू सितंबर 20 तक
वो अब 30 नवंबर 2020 तक फॉर्म GST ITC 04 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 88। तो 88 के अंदर बताया गया है ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग। अब तक जिनकी भी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था, लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये बेसिकली वो सभी नोटिफिकेशंस थी जो इशू की गई है। अब इसके अलावा सर्कुलर इशू किया गया जिसके अंदर स्पेशल मैनर बताया गया किस तरह आप GSTR 3 भी क्वार्टरली बेसिस पर ऑप्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। ये सभी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।